इस फिल्म में वही तमाम सब चीज़ें हों जो लोग नहीं करते निराश नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा सुकून से इसको देखो, समझ के देखो और दरवाजे खोल के देखो। सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसलिए इतिहास जो होता है उसको अगर एक अच्छे देश की रचना करना चाहते हैं, अगर हमें मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें समझना होता है कि इतिहास जो है वो मानवता का इतिहास कहाँ कहाँ पर शोषण हुआ है, कहाँ हमारी आज़ादी को दिलाया जानसार में तमाम सब चीज़ें very patriotic. She was very strong in her country, and she's not happy about this British subjugation, and she is a revolutionary. So the story is how this prince, it's his story, how he comes and how she changes, and his journey, and how she's so important in his journey, and how her journey and his journey become one. So it's a beautiful love story. संगीत हमारे इतिहास उसके बाद जितनी भी हमने कुर्बानी दी अपनी आज़ादी के लिए वो सब ख़त्म कर दी गई, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता। अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा उसके बाद, तो हमें उस इतिहास को एक बहुत ही एक अलग सुर पे ज़िंदा करना है। अगर वो ज़िंदा हो गया और उसके अंदर अगर हमने वो तमाम सब चीज़ें जो आज के दौर में ज़रूरी हैं उनको हमने जगा दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो सद्भावना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक कॉम्पोजिट कल्चर जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है वो कैसे खंडित किया गया अंग्रेज़ों ने, दोनों कम्युनिटीज़ को अलग अलग रख के हमको 90 साल के बाद दो मुल्क पकड़ा दिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम उस वक्त समझ गए होते शायद ना होता ये, लेकिन हमारे साथ धीरे धीरे हमारे दिमाग पे ये असर छोड़ेगा। तो आज भी हमें अगर हिंदुस्तान को अपना नाम ऊंचा करना है तो कम से कम हमें दुनिया को एक मोहब्बत का पैगाम देना है। तो ये जानिसार जो है ये उस पैगाम की क्या कहते हैं गूंज है। इमरान और परनिया को उस आपकी हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में किस तरह से ढाला और कितना वर्कशॉप कराना पड़ा आपको इनके लिए, बिकॉज इस तरह की फिल्मों में वर्कशॉप बहुत करना पड़ता है। नहीं देखिए, इस तरह की फिल्म में आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल एक माहौल, हमको वो माहौल जीना पड़ता है और हमारे तमाम सब लोग वही माहौल जीते हैं, फिर हम इन लोगों को भी वो माहौल ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम इनके रिहर्सल्स कराएं। ये लोग खुद इतना समझ जाते हैं फ्रेम टू फ्रेम कि हमारा इस फिल्म का सफ़र क्या है, हमें इस किरदार को कैसे पेश करना है, कि वो खुद ही वो बन जाते हैं। अब रेखा भी थी, वो खुद वहीं की बन गई। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये औरत यहाँ बाहर से आई हुई है। तो उसी तरीके से ये दोनों जो है और भी लोग, वो आपको लगेगा कि ये इसी हवा के सांस लेने वाले लोग हैं और उसमें आपको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं। वो एक नेचुरल क्या कहते हैं तरीके से इन लोगों ने उस किरदार को अपनाया। ज़ाहिर डायलॉग टू डायलॉग हमें कुछ रवानी की ठीक करना पड़ती है, वो तो अलग बात है, लबो लहजा अंदाज सब है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अपने किरदार निभाए हैं वो बहुत नायाब है। तो क्या ये वही रीज़न था कि इमरान को ही आपने शाइन किया 6 महीने इंतज़ार के बाद, यही वो रीज़न था कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट की डिमांड थी एक इमरान जैसा लड़का। हिंदुस्तान में क्या है, बहुत से ऐसे लड़के हैं, लेकिन वो क्या है, उनको जब लगता है कुछ होने वाला है उनके साथ अच्छा, तो फिर वो उनकी निगाह जो है वो हो जाती है मल्टी स्टारर बिग बैनर स्टूडियोज़ की तरफ ही। फिर वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ 100 बार सोचते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। तो ही हैड द गट्स टू से यस टू मी, व्हिच इज़ अ बिग थिंग, एंड ये ऐसे वक्त पे सामने आ गए। उसी तरीके से हमने परनिया को भी लिया। परनिया को इसलिए लिया कि शी हैड द पैशन टू डू दिस रोल, शी हैड द
द पैशन ऑफ अ डांसर, क्योंकि सारा खेल इसमें डांस का है। डांस का। पूरी कहानी हमने डांस से पेश की है, और डांस में भी कई शेड्स हैं। एक जिस तरीके से उमराव जान के डांस में शेड्स है, उसी तरह से इसके डांस में भी शेड्स, उसमें भी उमंग है, उसमें भी क्या कहते हैं, इसमें भी बेबसी है, इसमें एक पहलू और था इनकलाब का, इसमें इनकलाब का एक और पहलू है जाने साहब। तो ये हर नाच में अलग अलग आपको रंग व पहलू मिलेंगे, जो पर्णिया बहुत खूबसूरती से उसने अदा किया। सबसे बड़ी चीज़ ये थी वो डांसर, वो पूरा डांस एक सांस में कर सकती है। तो एज अ डायरेक्टर आई कुड शूट इट इन एनी वे आई वांट यू। अगर आज बॉलीवुड का किसी को ले तो वो टुकड़ों में करेगा हमेशा डांस, उसके लिए फिर एक डांस मास्टर होगी। जितना आप फिल्म में रायता फैलाएंगे उतनी मुश्किल हो जाती है फिल्म को एक की प्योरिटी को कायम रखना। एंड आई कुड कीप द एनर्जी एंड द प्योरिटी टुगेदर विद पीपल लाइक दीज एक्टर्स। और अभी सुनिए कि आप भी इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं। वो तो मैंने गलती करी। मतलब क्यों, मतलब क्या स्क्रिप्ट की डिमांड थी आपको? नहीं, स्क्रिप्ट की तो डिमांड थी एक ऐसे शख्स की जो मतलब हो सकता है हमसे मिलता जुलता हो, लेकिन हम नसीर के बारे में सोच रहे थे और भी लोगों से, लेकिन उन लोगों के पास वक्त नहीं था। अमिताभ के बारे में सोचा, लेकिन उनके पास भी वक्त नहीं था। अब जो हमारे हिसाब से वक्त नहीं था, अपने हिसाब से तो 2 साल के बाद हमें मिलता वक्त। लेकिन फिर हमारे लड़के ने कहा पापा आप कर लीजिए। हमने कहा तुम मौजूद रहोगे तो हम कर लेंगे। तो मैंने कर लिया उसको। क्या किरदार होगा आपका, क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, मेरा किरदार जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो सब बड़ा दिलचस्प किरदार है। ये एक वो शख्स है जिसने 1857 देखी, और इसने देखा है किस तरीके से हर पेड़ पे एक लाश लटकी थी। इसने देखा कि सारे मुल्क का रस्सा ख़त्म हो गया था। अच्छा। मतलब फांसी पे लोगों पे इतने टांगे गए थे लोग। फिर इसने ये भी देखा, समझा कि ये लड़ाई के लिए सिर्फ जोश नहीं चाहिए होता है, होश भी चाहिए होता है। तो ये वो आग भी ज़िंदा रख रहा है, एक होश भी पैदा कर रहा है लोगों में, और किस तरीके से वो इस लड़की को के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, और उसी तरीके से वो लड़के को कैसे इंस्पायर करती है। और सारे जो 1857 के जो ऐसे राज हैं जो उस लड़के से जुड़े हुए हैं, वो इस शख्स को मालूम, जो बाद में पता चलता है। तो एक मज़े का कैरेक्टर है। एक्साइटेड होगा सर आपका किरदार देखने के बाद। तो सर क्या इस फिल्म को पीरियड ड्रामा फिल्म कह सकते हैं आज के दौर की? हाँ, पीरियड फिल्म तो है ही है, ड्रामा भी है इसमें, एक रोमांटिक भी है। तो सर व्हाइल वर्किंग ऑन दिस फिल्म डिफिकल्ट रहा आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे? यू आर कमिंग बैक आफ्टर गैप ऑफ 10 to 15 years, सो जो गैप का तो मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि गैप में आदमी बेकार तो बैठता नहीं, कुछ सोचता रहता है, लिखता रहता है, करता रहता है। इवन आई मेड अ लॉट ऑफ स्मॉल फिल्म्स फॉर द स्मॉल स्क्रीन। तो गैप मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस मीडियम से जुड़े रहना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह से एक फिल्म पे काम करते हो? म्यूजिक काफ़ी पॉपुलर था, आपका एक ट्रेंड मार्क है फिल्म का। क्योंकि म्यूज़िक इस बार मैंने खुद की, जी, और म्यूज़िक में हमारा जितना भी तजुर्बा था पिछले 8-10 साल का म्यूज़िक से जुड़ा हुआ, वो सब इसमें काम आया। जितने लोगों को हमने इस्तेमाल किया जहान खुसरो में, वो सब थे इसमें। आबदा परवीन थी, शफ़क़त अली ख़ान थे, सुखविंदर थे, ये लोग सब हमारे साथ जुड़े रहे। श्रेया घोषाल एक नई एडिशन थी इसमें, माली मस्ती हमारे जहान खुसरो में गाती रही। तो ये पूरा हमारे सामने ये जो आवाज़ें थीं, इनकी जो कला थी, वो तो हमारे साथ थी ही। फिर कॉम्पोजिशन का एक सेंस हमें हमेशा से रहा है, एक पैशन। तो हमने कंपोज भी किया और कुछ ने मदद भी दी उससे, शफ़क़त अली ख़ान से। तो हम लोगों ने मिल के किया, क्योंकि हम जानते थे हमें स्क्रीन पे क्या चाहिए, मूड क्या चाहिए, क्या राग चाहिए। तो उस हिसाब से हमने पूरा इसका ताना बाना बनाया म्यूज़िक का, और इसमें करीब 2 साल लग गए सिर्फ म्यूज़िक करने में, और 2 ही साल स्क्रीन प्ले में भी लगे। आपकी फिल्मों में देखा जाता है कि सोशल टच कहीं ना कहीं हमेशा होता है, चाहे फिर उमराव जान का कुछ हो या फिर
इस दौर में ये जो जानिसार बनी है, उसके बारे में सब कुछ बताइए। देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी धरती से जुड़ा हूँ, और जब तक आदमी रूटेड ना हो किसी कल्चर से, तो आप इंसान का दर्द नहीं महसूस कर सकते। अब आप बड़े शहरों में जाएं तो आपको दर्द महसूस करने के लिए अखबार पढ़ना पड़ता है या सड़क पे कुछ ऐसा हादसा देखना पड़ता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। तो दर्द जो है एक बहुत ही गहरी चीज़ है जो आपके समाज से जुड़े होने से पैदा होता है। तो वो मैं अपने हिसाब से और उस तरफ खींचता हूँ, क्योंकि दर्द ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को एक आर्ट बनाने पे मजबूर करती है। अगर आदमी में दर्द नहीं है और दर्द की तरफ खिंचाव नहीं है तो कलाकार नहीं है, कला पैदा नहीं कर सकता। आज जो बड़े बड़े शायर हैं वो सिर्फ इसीलिए लोग याद रखते हैं वो कि उन्होंने किसी दर्द की अक्कासी की, किसी दर्द का दर्पण बने। तो जब तक कि वो और आज आप किराए पे राइटर को लेकर नहीं ये दर्द पैदा कर सकते हैं। कोई मतलब बड़ा पोइट जो है उससे हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम तो आपको 1 लाख रुपए देते हैं, गाना लिखा दीजिए। बड़ी मुश्किल काम है हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि हम उससे आर्टिफिशियली ये कुछ इस तरह का काम करें। लेकिन क्योंकि लोग इतना कुछ कर चुके हैं तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़ख़ीरा है लोगों का। तो शरिया के साथ मैंने काम किया, फिर वो नहीं रहे, तो इस बार तो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका लिरिक्स और म्यूज़िक का पूरा एक खाका बनाया। हमने राही मासूम रज़ा की किताब है 1857 क्रांति कथा, उससे हमने प्रेरणा ली कि किस तरीके से आज आदमी 1857 का दर्द महसूस करता है, और उसमें जो चीज़ें हमको मिली हैं वो नायाब चीज़ें। मतलब वो मुझे लगता है हर बच्चे को राही साहब की वो किताब पढ़ना चाहिए। आखिरी की एक उनकी नज़्म है गोमती, उस पर मैंने बैले भी किया, डांस बैले। तो इसमें जो चीज़ें हमने राही साहब की इस्तेमाल की हैं तो आपको इसमें वो 1857 का दर्द मिलेगा। वो ऑलमोस्ट वही दर्द है जो उस वक्त का होगा लोगों का, और उस वक्त का दर्द तो आप ये समझिए बिल्कुल उस नेस्त तो नाबूद हो गया। मुंशी प्रेमचंद की किताब थी सोज़े वतन, सोज़ का मतलब वतन का दर्द, ना वतन की हुक, वो अंग्रेज़ों ने जला दी क्योंकि उसमें उन्होंने 1857 के जो हमारे साथ हादसे हुए वो किए। तो उस दर्द को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है कि उसका नामो निशानी नहीं है। तो एक तो राही साहब से मिला, और फिर वाजिद अली शाह की चीज़ें हमने इस्तेमाल की, क्योंकि वाजिद अली शाह एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हमने इसमें दिखाया नहीं, हमने उनको सिर्फ उनका एक एहसास दिखाया है, और वो कैसे दिखाया ये दर्शक खुद ही बताएगा बाद में। वो हर छोटी चीज़ से उसकी कमी महसूस कराई, और उसमें एक चीज़ और हमने की थी वो निकाल दी, वो सावन से उसकी कैसी याद आती है वो सब। पर वाजिद अली शाह को हमने उनकी 2 गज़लें इस्तेमाल की इसमें, और आदमी को एहसास होगा कि यार ये आदमी था जिसको बेकसूर अंग्रेज़ों ने तख्त से हटा दिया, और जिसकी वजह से हमारा ख्याल है कि अवध की क्रांति हुई। तो लोगों को एहसास हो कि यार ये तो बड़ा मतलब बहुत इस आदमी के साथ धोखा किया गया, और उसकी छोटी सी सादी गज़लें जो आती हैं तो आदमी का दिल छूती है कि यार एक तरफ तो ये बेचारा कैद में पड़ा है और दूसरी तरफ कितना सादा और कितना मतलब बेज़रर आदमी था जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इस तरीके से मैंने उसकी सजावट की है कलाम की। आपका किरदार जो है फिल्म में इमरान अब्बास जो आपके एक्टर है फिल्म में, तो हमने सुना था कि काफ़ी वक्त लगा आपको उन्हें साइन करने के लिए फिल्म में, क्या ये बात सच है? थोड़ा वक्त तो लगा क्योंकि ये लोग बिज़ी भी होते हैं, वहाँ के उनके कमिटमेंट्स होते हैं, और हम भी कुछ अपना प्री प्रोडक्शन में लगे थे। तो इमरान अब्बास को ही आप कास्ट करना चाहते थे? हाँ, मुझे तो इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। ही लुक जस्ट द राइट पर्सन, क्योंकि वो हमें दिखाना ही है कि वो एक एरिस्टोक्रेटिक ख़ानदान का है, उसके अंदर एक सोच है, एक आग है, उसके अलावा एक ऐंठ है, और फिर धीरे धीरे करके वो चेंज कैसे होता है। तो मुझे लगा कि ये कहानी ये कह सकता है अपने चेहरे से। फिल्म इंडिपेंडेंस डे के आसपास फिल्म रिलीज़ होने वाली, लेकिन हमने सुना था कि फिल्म
14 या 13 अगस्त को कुछ रिलीज़ होने वाली थी, तो प्रीपोन हो गई थी फिल्म। तो अब देखिए ये तो दंगल है, इसमें उतरने के लिए देखना पड़ता है सामने पहलवान कौन है। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं है। मतलब इसलिए प्रीपोन कर दी गई फिल्म कुछ बड़ी फिल्म की वजह से। सर जैसे कि आपने बताया कि हिस्टोरिकल चीज़ों पे हमने आपकी फिल्में देखी, हिस्टोरिकल चीज़ों पे हमने आपकी फिल्में देखी, चाहे पिछली फिल्म उठाई या जानिसार देखी। आज का जो जॉनर चल रहा है कॉमेडी, तो कॉमेडी से मैं दूर थोड़ी हूँ। तो इस तरह से मैं अगली फिल्म शायद कॉमेडी बनाऊँ। अच्छा हाँ, तो इन फ्यूचर में हम आपको इस तरह आई की थिंक फिल्में देखेंगे। हर आदमी मुझसे कहता है आप कॉमेडी आपको बनाना चाहिए, और कॉमेडी थ्रिलर आई थिंक इज़ माय फ्यूचर। आई थिंक ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑथेंटिकली लेना चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है बायोपिक का, तो बायोपिक किसी पे आप करना चाहेंगे फिल्म? आप बायोपिक तो हम खुद ही है ना, क्या बात है। मतलब हम जब जो जी रहे हैं वो बना रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। बायोपिक क्या, मैंने काफ़ी कुछ किया है। अब मैं जो हब्बा खातून पे फिल्म बना रहा था वो भी बायोपिक थी, जो मैं रूमी पर फिल्म बनाने वाला हूँ वो भी बायोपिक है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत से किरदार हैं जो जिनको हम जानते हैं, मतलब जिंदा नहीं है तो मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। तो ऐसी कोई शख्सियत जिसके साथ आप बायोपिक, जिस पे बायोपिक करना चाहते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम देख पाएंगे? लाइक से जैसे MS धोनी पे बायोपिक बन रही है, हाँ। इस तरह के कोई किस पे? MS महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बायोपिक बन रही है, मिल्खा सिंह पे हमने देखा। अब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया, मेरा एक अपना सफ़र है जिसने मुझे प्रेरणा दी है सफ़र पे चलने की, और जिससे प्रेरणा मिलती रही है, मैं उसी पे बना सकता हूँ। मैं 1857 के इनकलाब को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं इंसान दोस्ती पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैं सूफ़ी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैंने पूरा एक फेस्टिवल किया है जहान खुसरो भी मैंने 2-3 पार्ट की फिल्म बनाई है। तो यही लोग हमारी ज़िंदगी के मतलब मशाल राह हैं, हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। तो हम इसी तरह इसी कैनवस के दायरे के अंदर हम काम करते रहे। फाइनली व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में, ये हो लास्ट वर्ड्स? मैं तो सिर्फ व्यूअर्स इतना कहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, देखें, ताकि वो फिल्म जो है लोगों तक पहुँचे। एक सवाल सर है जहन में, जैसा कि आप नवाजुद्दीन और मिस्टर बच्चन को आप अपने जो किरदार आपका है वो कर रहे हो, तो फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें दिखाना चाहेंगे आप कि सर ये एक किरदार आपका था, आप आइए और देखिए इस तरह की हमने फिल्म बनाई? होना चाहिए, शो ऐसा होना चाहिए, दिखा देंगे। ऐसे कोई थॉट आता है आपके दिमाग में? थॉट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन अब ये है जो मुमकिन हो वही थॉट कीमती है। थैंक यू सो मच। शॉर्ट्स ले लेना सर, आपने एक कट में शॉट किया कुछ नहीं सर, ऐसे वो सर वो माइक का आसपास की आवाज नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज। अभी डन डन उनको ना तीनों को अच्छा ठीक है एक से रुको पहले तो आप लोगों को इस फिल्म के लिए ढेरों सारी बधाइयाँ। इनका तो डेब्यू भी है इस फिल्म से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसी होगी ये जाने साहब? पहले पर्निया से पूछा इसलिए कि पर्निया का डेब्यू है। जी बिल्कुल। आई थिंक डेब्यू के लिए इससे अच्छी फिल्म आई थिंक हो ही नहीं सकती, नॉट जस्ट फॉर मी। अगर कोई भी एक्ट्रेस होती हैं, कोई भी होता, तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनका डेब्यू मुज़फ़्फ़र सर के साथ हो रहा है और ऐसी खूबसूरत फिल्म के साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे मुज़फ़्फ़र सर लड़कियों को
अपनी मूवी में दिखाते हैं, जिस नज़ाकत से, जिस क्लास से, जिस सोफिस्टिकेशन से, आई थिंक शायद कोई नहीं दिखाता. और आई थिंक आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि इस फिल्म के साथ हमारी शुरुआत हो रही है. यू नो it's just a magical film and it's been a magical journey. तो ये हैं sentiments अभी इसी वक्त. I'm excited and I'm not nervous because I know कि बहुत खूबसूरत फिल्म है. इमरान, ये एक पोस्टर में हम इमोशनल लुक में आप देख रहे हैं और बहुत ही क्या कुछ है ये, कुछ बताइए जरा हमें इसके बारे में. ये जिस लुक से ये मेरे दिल से बहुत करीब है. ये मेरा ख्याल है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है. कौन नहीं चाहता कि लव स्टोरी करे, कौन नहीं चाहता ये फिल्म में एक्शन दिखाए, कौन नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे जो और लोग ना कर रहे हों और जो बहुत ही कम हो रहा हो. इस तरह की फिल्म्स बहुत कम बनती हैं. बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने इस तरह का कोई रोल किया या जितने भी बड़े अदाकार हैं उनको. तो मुझे ऐसे न्यू कमर को अगर कोई ऐसा रोल मिल जाए, वो भी मुज़फ़्फ़र अली साहब की डायरेक्शन में, जिनका 30 साल से इंतज़ार हो रहा था, जिसके अंदर और मुझसे इसका रिश्ता राजा अमीर हैदर का इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसका ये म्यूज़िक समझता है, ये शायरी समझता है, ये तहज़ीब को समझता है. और मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा सा शायरी का. तो इतना ज़्यादा इसके अंदर और मेरा मुझे लगता था कि ये समा गया मेरे अंदर. फिर जितने प्रोसेस से हम गुजरे इसको करने में, उसमें मुज़फ़्फ़र साहब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया, सिखाया कि ये मेरे अंदर जीने लगा था राजा अमीर हैदर. सो आई डिडंट डू एनीथिंग मीनवाइल. जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने कोई ड्रामा टीवी पे नहीं किया, कोई और फिल्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया. बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव दिस कैरेक्टर. मैं चाहता था कि इसके साथ जीऊँ, इसी के साथ उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ. तो आई जस्ट बिकेम अनदर राजा अमीर हैदर इन दैट टाइम. ये एक मिनट जो आप देख रहे हैं, ये हमने शूट नहीं किया है, ये फिल्म का स्टिल है, ये शूटिंग के वक्त लिया गया है. तो ये जो आप चेहरे पे इमोशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली नेचुरल सीन का इमोशन है, यू नो, व्हिच इज सो लवली आई थिंक. जी बिल्कुल. या जैसा कि इमरान ने कहा कि इस तरह की फिल्में ऋतिक रोशन बड़े बड़े जी. मजे हुए कलाकार को मिलती है. ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेब्यू और यंग टैलेंटेड में बहुत जल्दी इस तरह की फिल्में मिली है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पन्या और इमरान के ऊपर? आई थिंक ये बहुत हमारे बहुत अच्छा नसीब था हम दोनों का कि हमें इतनी जल्दी अपने करियर में ऐसी फिल्म करने को मिली, क्योंकि इसके बाद हर चीज़ आई थिंक आसान लगेगी. इसके बाद ऐसा लगेगा कि हर फिल्म एक केक वॉक और है. हर किसी और के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगेगा. इसलिए कि हमने ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर लिया कि ये ना रोज़ाना फिल्में बनाते हैं और इस तरह लोग काम भी नहीं करते. और बहुत मज़े की बात ये थी कि किसी भी मौके पे एक पॉइंट पे भी हमें नहीं लगा कि हम किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो इतना मंझा हुआ है या जो इतना हमसे बड़ा है या जो हमसे उम्र में बड़ा है. हमारे बिल्कुल दोस्तों की तरह उन्होंने काम किया. कहीं हमें एक लम्हे को भी ना डांटा ना कुछ, बिल्कुल हम हमारे लेवल पे आके हम जो बात करते थे वो सुनते थे, समझते थे. तो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम हुआ और ये बिल्कुल कोटवारा तो हमारा घर बन गया था. हम यहीं रहने लगे थे और यहीं खाते पीते थे. तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम यहीं के बसने वाले हैं. इमरान, बॉलीवुड में आपकी दूसरी फिल्म है, जी. शुरुआत की थी क्रिएशन. जी. दूसरी फिल्म में इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर जिसने उमराव जान बनाई, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, क्या कुछ सीखा आपने? हर एक फिल्म के बाद जो एक्टर होता है कुछ ना कुछ सीखता है. तो बिल्कुल. देखिए, मैंने क्रीचर से भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और अच्छा भी सीखा, बहुत कुछ सीखा. लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखी जो नहीं करनी चाहिए. हर चीज़ के अंदर आपको पता चलता है कि हाँ, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. मुज़फ़्फ़र साहब के साथ काम करके तो इनॉर्मस, मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर जागी दोबारा से कि उनको मैं गिन नहीं सकता. उस जगह पे रहना इटसेल्फ एक पूरा लगता था कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में हूँ. हर वक्त आपके आसपास सब ऐसे लोग हों जिसमें बिरजू महाराज जी हों, जिसमें कमुदनी जी हों, जिसमें बड़े जावेद सिद्दीकी साहब हों, वो लिख रहे हों वहीं बैठ के, वो आपसे बात कर रहे हों. मुज़फ़्फ़र साहब के सेट पे जो लोग आते थे वो बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े शायर और अदीब और वो सारे. तो आप एक उस इन्वायरमेंट से, उन दीवारों से आप जो है ना चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो वो पूरा वक्त जो था वो मुझे लगता है कि मैंने किसी अकेडमी में एक ट्रेनिंग की है, अकेडमी में एक्टिंग की. लड़कियाँ भी बहुत दीवानी है आपकी, स्पेसिफिकली फर्स्ट जो फिल्म हिंदुस्तान आई में। उसके बाद भी हिंदुस्तान आपकी भी और फवाद खान जो कि वो पाकिस्तानी एक्टर. जी. तो ये किस तरह से जो मैजिक है वो आप लोगों ने किस तरह से चला, कुछ बताइए उसके बारे में. किस तरह मतलब मैजिक जो जादू करते हैं. हाँ, हम लोग किस अपनी तरह, मैं और फवाद किस तरह जादू अपनी करते emotional look हैं. अच्छा. नहीं, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि हर एक्टर जो है वो
इंडिविजुअल है, हर किसी के अपने अपने तरीक़े हैं लोगों को पसंद करवाने के, और लोग उनको जिस तरह देखते हैं वो एक अलग ही नज़र से देखते हैं, दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है। इसी तरह जितने भी हमारे बॉलीवुड में खान्स हैं, हर कोई एक अपना अपना इंडिविजुअलिटी है उसकी। तो मेरा ख्याल है जो इंडिविजुअलिटी होती है सबसे बड़ा मैजिक होता है। आपको भी इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि आप जैसा भगवान ने या ऊपर वाले ने या अल्लाह ने कोई और नहीं बनाया। ये आप हर कोई मास्टरपीस है कायनात के अंदर, तो इस गर्व के साथ जिए तो वो मैजिक खुद ही आ जाता है। पर यहाँ खान्स की बात हुई तो बॉलीवुड में कौन से खान आपको पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? Obviously हमें सारे खान पसंद हैं. Who am I to choose? No, I'm being honest. You know. मैं तो चला Listen, you're not a Khan, okay? It's okay. But Abbas may have only one favorite. Okay. Yeah. अब्बास मस्तान नहीं है Last name. Anyway, so नहीं खान में तो obviously सब बहुत पसंद हैं. I've grown up as a child watching their films and loving them. And I'm a movie में तो I love films. I'm a huge movie buff. तो अगर उनमें से किसी के भी साथ काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही बड़ी बात होगी. वो सब बहुत पसंद हैं. लेकिन जो आप पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रही थी जैसे फवाद हैं और इमरान हैं, आई थिंक लोगों को इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं एक्टर्स हैं उनमें एक बात होती है, एक सर्टेन चार्म और एक सर्टेन सोफिस्टिकेशन होता है रियली, जो आई थिंक वो इट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज. जो वो उर्दू बोलते हैं इतनी खूबसूरत बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है, दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ जो उनका डिमीनर होता है, जो उनकी मैनर्स होती हैं, इट्स वेरी चार्मिंग. तो आई थिंक दैट्स व्हाई गर्ल्स लव देम. ऑल्सो शक्लें भी अच्छी होती हैं. नहीं, मेरा ख्याल है कि हम तो हमेशा से, मतलब मैं बचपन से माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पूरी कायनात में जैसी शक्ल ही कोई नहीं है. मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो कोई नज़र नहीं आता. तो ये मेरा ख्याल है कोई ये चीज़ रीजन स्पेसिफिक नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी शक्लें हैं, हिंदुस्तान में अच्छी शक्लें हैं, या वो सब कुछ शक्ल की. मैं सिर्फ शक्ल की बात कर रहा हूँ, बाकी बात तो रहने दीजिए. तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिला जुला सा है, जिसको जो पसंद आ जाए. बट आई सीरियसली एडमायर इंडियन वुमेन. इमरान, एक तरफ यहाँ पे ऐसी फिल्में बनती हैं जो पीस और यूनिटी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कुछ यहाँ पे बैन हो गई या फिर कुछ पाकिस्तान में बैन हो गई. खासकर अभी पाकिस्तान जो फिल्म आ रही है वो भी बैन हो गई पाकिस्तान में. तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह अभी एक फ़िल्म पाकिस्तानी बिन रोए यहाँ बैन हो गई महाराष्ट्र में. अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं हुआ, हिंदुस्तान का तो क्या, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको बैन किया जाए. ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा या तो टॉपिक सेंसिटिव होनी चाहिए, तो अगर आप समझ भी आती है आपको. अगर कुछ चीज़ें बगैर किसी ऐसी वजह के बैन हो जाएँ कि वो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता. मैं सिर्फ उन चीज़ों को बैन करवाना चाहूँगा. अब पर्सनली मेरा दिल चाहेगा कि वो बैन हो जाएँ जिसके अंदर कोई नफ़रत की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो. हम जैसे हसास जो लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, हम लोगों को बड़े आराम से कोई बाहर से आके हमारे दिल में कोई ऐसी बात डाल सकता है जिससे हम भड़क जाएं. क्रिकेट मैच देख लें तो आप उसमें हम इतनी हो जाता है. क्रिकेट तो खैर एक और ही कहानी है, लेकिन नफ़रत की बात जब भी करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे. तो आप कोई ऐसी फिल्म ना दिखाएं जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई हो, और हर वो फिल्म दिखानी चाहिए, वो कितनी स्मॉल स्केल पे हो, जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो. ये एक जानिसार एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकाई जब हमारी थी उसकी बात की गई, जब प्री इंडिपेंडेंस. तो ये ऐसी फिल्में ज़रूर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए, और पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो उसको कभी बैन नहीं होना चाहिए. सेम लोकेशन सेम सेट पे वो इमरान जान का जो गाना शूट हुआ था वहाँ पर आके जी, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस. और हमने सुना डायरेक्टर जी से बात की, उन्होंने कहा विदाउट एनी टेक में आपने वो पूरा वन टेक में पूरा गाना किया है. उन्होंने कहा ऐसा कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं. तो आप बताइए जरा. ही इज़ वेरी काइंड कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग थी कि उसी जगह पे उमरान जान हमारे पैदा होने से पहले बनी थी, लेकिन हमने 20-30 बार देखी है. तो इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि उसी जगह पे वही डायरेक्टर, वही डांस गुरु, वही जगह, वही माहौल, लेकिन अब हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने का और शूट करने का. तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, टू बी ऑनेस्ट. आई फेल्ट कि एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात एक डांसर के लिए तो हो ही नहीं सकती. बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग थी. और आई थिंक ये जो गाना हुआ है जो एक टेक में हुआ है,
क्योंकि हमने उसको ब्रेक नहीं किया और एक ही टेक में किया, वो इतना इट्स सो फ्लूइड, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट निकला है क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं था. आई थिंक इट्स कम आउट वेरी नाइस. मल्टीपल टाइम्स वो एक ही टेक जो थी वो कई दफ़ा करनी होती थी, जिसमें मेरा ख्याल है हर एंगल से हर एंगल से तो वो एक एक टेक पूरा गाना कितनी दफ़ा पढ़ने रिपीटेडली करती थी और एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर कोई झोल नहीं होता था. तो ये कमाल की बात. म्यूज़िक की अगर बात करें तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मुझे एक सावन बहुत पसंद है, तुमको आने में तुमको बुलाने में, और एक चंपई रंग बहुत पसंद है. मुझे हर गाने के अंदर सबसे अच्छी बात है कि हर गाना एक अलग है. एक कोई कवाली है, तो कोई ठुमरी है, तो कोई गज़ल है, कोई मुजरा है. तो कभी मैं कोई गाना बोलता हूँ, कभी मैं कोई गाना बोलता हूँ, इसलिए कि मैं जब भी सोचता हूँ तो हर गाने के अंदर एक अपनी एक कुछ अलग ही है. जब आप ये सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक ही मूड के गाने सुन रहे हैं. आप पूरी DVD सुने और आप अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाएँ 1 घंटे के लिए, तो जब आप आखिर में उतरेंगे तो आपके जहन में हर गाने का एक अलग इम्पैक्ट होगा. पर नहीं स्टाइलिश भी है आप बहुत अच्छी. सोनम कपूर और जैकलिन, तो उनका कुछ रिस्पॉन्स था ट्रेलर के बाद? उन लोगों को कुछ कहना है? जो आई मीन जितने भी हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर भी, सब ने अच्छा ही कहा है. आई थिंक सबकी गुड विशेस हैं हमारे साथ, जैसे हमारे उनके साथ हैं. एंड आई थिंक जो सारे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे. जी बिल्कुल. आप जाते जाते एक अगर गाने के साथ बिकॉज हमने सुना बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाते हैं इमरान. लिप सिंक करेंगे आप उनके साथ? लड़के की आवाज़ लड़के की आवाज़ में lip sync वो करेंगे. सावन वाला गाना ही हम सुनना चाहेंगे क्योंकि इसके पहले भी सावन वाला गाना ही हिट हुआ था और वो ही गाना वापस से हम सुनना चाहेंगे. तुमको आने में तुमको बुलाने में. एक ही लाइन मुझे याद है, इसका पूरा मुझे याद नहीं है. तुमको आने में तुमको आने में तुमको बुलाने में, तुमको आने में तुमको बुलाने में, कई सावन बरस गए साजना, कई सावन बरस गए साजना. Thank you so much. थैंक यू.